हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है और इक्विलिब्रियम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं। अमूमन डेनियल सेल से आपका सेल पोटेंशियल पूछ लेता है आपका, उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फैराडे लॉ से आपका अमाउंट ऑफ करंट पूछता है, अमाउंट ऑफ मतलब वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड पूछता है। फिर आपका जो कंडक्टिविटी वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वगैरह क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास बात यह कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, बोरिंग इसलिए कि आपने यदि पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा यदि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं या इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। देखिए कोई भी चैप्टर टफ या इजी नहीं होता है, सीधा एक उसका फंडा है। जिस चैप्टर को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट होता है वो आपको ईजी लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता है वो ईजी नहीं लगता है। और हमारा तरीका ये है कि हर चैप्टर को इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, आप सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है कि क्वेश्चन और करके आएगा या क्वेश्चन हम यदि स्कोर कर लेंगे तो अच्छा ले लेंगे। यहाँ पर आपका हर क्वेश्चन की वैल्यू है, हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है फॉर सिलेक्शन। तो इसलिए आपको लगभग कोशिश करनी है कि हमारा जितने टॉपिक इसमें हैं सब हमें आता हो, क्योंकि आप पूरा तैयारी करके जाएंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ कुछ कम ज़्यादा होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप अभी से सोचेंगे ये टॉपिक मैं छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, तो बचेगा क्या, सब छूट ही जाएगा। इसलिए पूरा पढ़िए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का, आप सीखने का प्रयास करिए। आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और मन लगाकर देखना है कि ऐसा देखना है कि हमें ये चीज़ आ जाएगी, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ये चीज़ आए। तो दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, हम सिखाना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो चीज़ें जरूर से जरूर आएंगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट में क्या हमारा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बेटा, जो हम इनपुट देते हैं, मतलब जो इनपुट देते हैं वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या इसमें कन्वर्ट करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो केमिकल एनर्जी होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की होती है। क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ध्यान रखिए, इसमें जो इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो आउटपुट है वो क्या है, केमिकल एनर्जी। यानी डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, ध्यान रखिए बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, जिसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जिसके लिए गिब्स एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दो क्वेश्चन का काम हमारा क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ध्यान से सुनिए बेटा, टर्म फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। क्या है ये, it is a device which convert chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy। यानी ये वह डिवाइस है जो स्पॉन्टेनियस redox reaction यानी केमिकल स्पॉन्टेनियस redox reaction की एनर्जी को यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। एक टर्म आपने और सुना होगा, डैनियल सेल। डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। जब जिंक और कॉपर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड, और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन दिस गैल्वेनिक सेल इज नोन एज डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या होगा, एक एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। अदरवाइज डैनियल सेल कोई अलग सेल नहीं है, वो गैल्वेनिक सेल ही है, बस वो एक एग्जांपल है किसका, गैल्वेनिक सेल का। तो इसी बात करते हैं हम। तो क्या है, केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनपुट होता है इसमें हम प्रोवाइड करते हैं, और कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि स्पॉन्टेनियस टर्म यहाँ जो देखिए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए इसके लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज
का वैल्यू होता है वो होता है क्या, निगेटिव। क्या होता है बेटा, निगेटिव। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपको पता होने चाहिए। पता है आपको, अच्छी बात है, आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की खास बात क्या है बेटा, कई जगह पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको फिर बता दूं, हमेशा कॉन्सेप्ट एक बनाइए। बुक्स में देखिए बेटा, बुक्स में क्या होता है, बुक्स में दोनों कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, क्योंकि बुक को क्या एलिब्रेट करना है, उससे आपको हर चीज बतानी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसे समराइज करना है। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट बनाइए। यदि एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्वेश्चन को उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन का डाटा है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर लीजिए और क्वेश्चन करिए। कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्वेश्चन आपका होगा और आपको कभी भी क्या होगा कि टेंशन नहीं होगी, मेरा क्वेश्चन हो नहीं रहा है। इसीलिए आप बुक्स कोई पढ़िए, हमारा लेक्चर देखिए आप, लेकिन अपना सिस्टम बनाए कि मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसकी रूपरेखा बना कर रखिए। आगे बढ़ करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसको जैसे ऑक्सीडेशन, आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा तो वहां मैंने आपको ऑक्सीडेशन डिफरेंस बताई थी, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। यहाँ जो डिफिनेशन बता रहे हैं वो है फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए हम उसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए बेटा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन दे देना, वह क्या है, वह प्रोसेस जो है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है क्योंकि न्यूट्रल मेटल है आपका। यदि वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसको आएगी। भाई जिंक है, जिंक सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Zn+2 एक्वस में आ गया। वो जब Zn+2 एक्वस में आएगा तो जिंक जब था तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, और जब वो Zn+2 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, यानी 0 से +2 हुई तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। अगला अपना क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या, प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो कम हो गया, जैसे Cu+2 एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो +2 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गई। +2 से 0 हुई तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। क्या हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। इसलिए रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। वही लिखा है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे लगता है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो टाइम आपको क्या रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। समझिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, substance which can lose one or more electron is known as reducing agent। वह सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, दे सकता है, वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनिए, यानी दो सब्सटेंस which lose one or more electron are known as reducing agent। समझ रखो, क्यों कंफ्यूजन मत किया। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर दे दे, वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगला देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस व्हिच कैन गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वो सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या गेन करता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 डिफरेंस में आपको बताइए, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ले, रिड्यूसिंग एजेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बढ़े हम। आगे देखिए, अगला क्या है, नेक्स्ट हमें क्या लिख रखा है, व्हेन, देखिए समझिए बेटा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है। आपको जब हम सिखाते हैं तो भले आपको पहले ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं, वह समझाने की बात है। हमेशा दोनों प्रोसेस साथ साथ होगी। भाई सीधी बात है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ना कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। भाई यदि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कोई लेने वाला हो तभी तो लॉस करेगा, वरना तो इलेक्ट्रॉन कोई तो घूमता ही रहता, फिर तो हो गया काम। इसीलिए हमेशा होता है रेडॉक्स प्रोसेस, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। यानी ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। और जब दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली देन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अगला पॉइंट क्या है? हाँ, देखिए ये हम बात करने चल रहे हैं सेल की। यानी सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे केमिकल सेल हो, यहाँ बात करना चल रहा है। तो समझिए ध्यान से, कैथोड, कैथोड पर हमेशा और हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एनोड पर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई मैंने लिखा है कैथोड इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑलवेज रिडक्शन आता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर हमेशा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है। और एनोड वह इलेक्ट्रोड है जहां हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए। कॉपी कर लिया? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं आपका लेक्चर थोड़ा लेंदी लगे आपको, लेकिन पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हम पहला लेक्चर है आपको पढ़ा रहे हैं, यह पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया, इसके मतलब आगे चीजें समझ में आएंगी। और समझ में नहीं है ऐसी कोई कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि हर बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आए। इसीलिए हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ताकि हर पॉइंट आप समझ सकें। क्योंकि पहला चैप्टर किसी भी टॉपिक का जो होता है, जो पहला लेक्चर किसी भी टॉपिक का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसमें आपको सीखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं डैनियल सेल। डैनियल क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। यह गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है वेयर Zn, zinc and copper used as ये है मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वह गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक और कॉपर यूज किए जाते हो एज अ इलेक्ट्रोड, वह सेल डैनियल सेल कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हम आपको सेल बनाना सिखाते हैं, सेल कैसे ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आज देखिए चीज होता नहीं है कि आप सेल कैसे बन जाए, भाई इंडिया अलग तरह बनाए, यूएस अलग तरह बनाए, अलग देश, तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने एक प्रॉपर मैनर दे रखा है, सेल किस तरह लिखी जाएगी, सेल किस तरह ड्रॉ की जाएगी, उसका एक प्रॉपर तरीका बता रखा है। हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि इस तरह आपके पास है, हम बोर्ड पे ऐसे खड़े हैं, तो आपने यदि बुक खोल रखी हुई, बुक भी आप इसको पलट भी देंगे तो लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट रहेगा। ये हमारा राइट हैंड है, तो ये हमेशा राइट हैंड रहेगा। हम ऐसे खड़े हो चाहे ऐसे खड़े हो, राइट हमेशा राइट होगा, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट होगा। ओके, तो इसी बात करते हैं। अल्फाबेट की बात करें तो ये समझिए एल और आर, कोई दिक्कत नहीं। एल मतलब ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? ये आपका है राइट हैंड साइड। बस तो समझना कौन कहाँ लिखना है, क्या बनाना है। फिर देखिए ए बी सी। ए मतलब एनोड, बी मतलब साल्ट ब्रिज, सी मतलब, यानी जब भी कोई सेल ड्रॉ होगी तो उसमें हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड होगा। कहां होगा बेटा? एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में ड्रॉ भी किया जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा भी जाएगा। ओके, बीच में साल्ट ब्रिज होगा और राइट कॉर्नर पर राइट साइड में जो होगा वो आपका क्या होगा? कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड होगा। चलो हम आगे बात करें। बात करें बेटा, ओ पहले आता है
और आर बाद में, तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ओ पहले आता है, देखिए MnO, P, Q, R, वो पहले आता है। वो मतलब ऑक्सीडेशन, यानी लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यानी ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पर। और आर मतलब रिडक्शन, क्या होता है? रिडक्शन। ओके, तो राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यानी एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। फिर से रिडक्शन। आगे देखा जाए, साइन की बात करें, P, N क्या है? N मतलब निगेटिव, P मतलब पॉजिटिव। तो बेटा क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और उस पर साइन क्या होता है? निगेटिव। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, उस पर साइन होता है निगेटिव। कैथोड पर होता है रिडक्शन, उस पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड पर होता है रिडक्शन, उस पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव साइन होता है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये हमारा है, इसको मेरी हेडिंग डाले तो ये होगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह होता है। लेफ्ट साइड में होता है एनोड, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, उस पर होता है निगेटिव चार्ज। बीच में होता है साल्ट ब्रिज, जिस पर, और राइट साइड में होता है आपका कैथोड, जिस पर होता है रिडक्शन, उस पर होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको हम डिस्कस करते हैं क्या? डैनियल सेल। उसका देखिए बेटा सेल कैसे लिखी जाती है, मैं ये लिख रहा हूं। डैनियल सेल लिखने का तरीका देखिए बहुत ध्यान से। Zn solid, Zn plus 2 aqueous, salt bridge, डबल डंडी का मतलब salt bridge, Cu plus 2 aqueous, Cu। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी तरह लिखी जाती है। पहले आपका वो होगा एनोड, फिर उसका साल्ट, फिर साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड का आयन, मतलब कैथोड का जो आयन होगा वो, फिर उसका इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखने का मैनर ये है बेटा, इस जगह पर उसका, यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, एनोड पर जो सोल्यूशन है उसका, यहाँ पर कैथोड के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखा जाएगा। ओके, तो लिखने का मैनर ये है। डैनियल सेल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn plus 2 aqueous, डबल डंडी मतलब साल्ट ब्रिज, फिर Cu plus 2 aqueous, जो उसका कंसंट्रेशन होगा उसका लिखा जाएगा, फिर ऑब्लिक Cu सॉलिड। इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग एक डैनियल सेल बनाते हैं, फिर उसमें और बाकी चीजों की बात करते हैं। बेहतर कॉपी कर लिए? हो गया बेटा? अब हम लोग कुछ बनाते हैं। कंटेनर छोटा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दें हल्का सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका डिप है,
ये आपका बेटा Zn इलेक्ट्रोड है, इसमें आपका ZnSO4 का सोल्यूशन है 1 मोलर, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड कैसे कर रहे हैं सोल्यूशन। ओके, ये आपका Cu इलेक्ट्रोड है और इसमें यह डिप किसमें किया गया है, यह डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। इसमें डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया बेटा जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और इसको फर्दर जोड़ दिया गया है, कनेक्ट किया गया वायर से, और बीच में वोल्टमीटर भी लगा रखा है। ओके, यहाँ तक बात हो गई। बहुत ध्यान समझिए बेटा इस रिएक्शन को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसके बाद बेटा देखिए होगा क्या, मैं आपको बता दूं, पहले समझ लीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका है एनोड, क्या होता है एनोड। ये क्या है आपका कैथोड, ये है आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, क्या होगा बेटा इधर, यहां आपका क्या होगा, जिंक जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है उसका होगा ऑक्सीडेशन, उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, और वह Zn+2 में कन्वर्ट होगा, एक्वस में जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और वह इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो क्या बेटा सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यानी उसमें Cu+2 आयन है। तो जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो आपकी हाफ सेल रिएक्शन। ओके, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा बेटा, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 और सल्फेट -2 अवेलेबल है। तो कॉपर जो आपका है +2, कॉपर +2 है आपका एक्वस, वह उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। यानी यहां से धीरे धीरे समझो बेटा, यहां से यहां धीरे धीरे यह डिसॉल्व होगा, और इधर धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। यह प्रक्रिया चलनी शुरू होगी, लेकिन थोड़े समय बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा, ये जो आपका Zn+2 रिलीज हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव है। तो ये क्या होगा, Zn+2 यहाँ धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे कौन इकट्ठा होगा, सल्फेट आयन। तो इससे समस्या को दूर करने के लिए ऐसा इकट्ठा होगा, तो थोड़े समय बाद यह प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब वो Zn+2 रिलीज ही नहीं होगा, और ना इधर कॉपर आपका डिपॉजिट होगा, थोड़े समय बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक हो जाएगी। उस समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए इसमें इन्वर्टेड यू से, कौन से बेटा, इन्वर्टेड यू से ग्लास होती है, मतलब ग्लास एक वेसल होगी जिसमें भरा होता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज इसमें क्या करते हैं, असेंबल करते हैं बेटा, इन्वर्टर इसलिए करते हैं कि ये सोल्यूशन में रहा तो ये इसमें तो ये क्या है, साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट ब्रिज का काम है रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना। क्यों, उसमें क्या होता है समझिए, ये होता है बेटा, ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे लाइक NaNO3, NH4NO3 etc.
इन अगर अगर जेल के साथ एक सेपरेट सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या करता है बेटा, वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहली बार देख रहे थे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, चीज उसमें कंडीशन है, सब इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते। कंडीशन क्या है? पहली बात तो वो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिनमें कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम हो। यानी इलेक्ट्रोलाइट साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसमें ध्यान रखना होता है उसके कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी क्या हो, सेम हो। बात नंबर 1। बात नंबर 2, वह इनर्ट हो, मतलब वह खुद सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी इसेंशियल कंडीशन है, कोई इसमें बहाना नहीं चल पाएगा। मतलब यह कंडीशन फॉलो होनी ही चाहिए, इसेंशियल मतलब फॉलो होनी चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो मतलब वो क्या सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम हो। उससे क्या होगा बेटा, जो यहाँ पर आपका Zn+2 निकल रहा था वो मान लीजिए हमने ये लिया तो वो नाइट्रेट आयन से क्या कंबाइन करके क्या जिंक नाइट्रेट बना देगा। इधर जो आपका सल्फेट आयन फ्री हो रहा था वह सोडियम के साथ क्या हो जाए, सोडियम सल्फेट बना देगा। तो रिएक्शन आपकी क्या है, फिर से चालू रहेगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर और आयंस का फ्लो इधर, कैटायंस इधर, सही, एनायंस इधर और कैटायंस इधर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है साल्ट ब्रिज। उसकी हम आगे रिएक्शन बात करेंगे, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। इतना आपने समझ लिया होगा कि ये हमारा एनोड है, वो हमारा कैथोड है। यहाँ हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, इधर हमारा रिडक्शन। साल्ट ब्रिज हमने इसलिए मिलाया है ताकि वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके। कॉपी कर लीजिए, फिर हम डिटेल में लिखवा साल्ट ब्रिज के बारे में। कॉपी कर लीजिए, पर इधर कॉपी हो गया, इधर कॉपी कर लिया आपने, फिर हम आगे डिस्कस करें। हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी बहुत से करेंगे। ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह की आता है। कुछ चीज आपको और क्लियर होगी, बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वीडियो आप स्किप कर देंगे तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे चूक हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं साल्ट ब्रिज पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको वीडियो पूरा देखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, हर बारीक चीज पे ध्यान रखना है। ओके, हम बात करते हैं साल्ट ब्रिज की, जिस पे आपको कंसर्न करना है। साल्ट ब्रिज क्या है? इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब which contain saturated solution of inert electrolyte सच है। बड़ा आपको सब का नाम याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में कोई एक होगा KCl, KNO3, NH4NO3, NH4NO3। तीन आपको दे रखा है, तीन याद रखिए। ठीक, इन अगर सच में बेटा अगर क्या होता है, जेल होता है। अगर क्या होता है, जेल होता है। जब वो ठंडा होता है तो जेली होती है, जेली आप देखते हो उस तरह वो कन्वर्ट हो जाता है जेली मास में। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, ये उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ये उस ट्यूब के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका आयन है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, वह आसानी से सोल्यूशन में आ सकता है। इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इसीलिए उसको नोट में लिखवा रहे हैं। only those electrolyte used in salt, only those electrolyte used in salt which have same
ionic mobility of which have same ionic mobility of cation and, यानी ये ध्यान रखना है हम और सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज कर सकते हैं साल्ट ब्रिज में, यानी उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स का सल्फेट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं जिनके कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी क्या हो, सेम हो। आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, सेम हो, वही इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा क्या ध्यान रखना है, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट are not involved in electrochemical change। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पार्टिसिपेट नहीं करते। आपको बता दूंगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिनके आयंस सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगला पॉइंट बेटा क्या है, थर्ड पॉइंट साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल purity of 2/2 solution and complete the, ये बात है। इतने पॉइंट्स आपको साल्ट ब्रिज के ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब होता है, U-shaped tube which contains saturated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4NO3 in अगर में saturated solution का बनाते हैं। और ध्यान रखना only those electrolyte used in salt bridge which have same ionic mobility of cation and anion। हम सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिनकी कैटायन और आयन की आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। और साथ ही आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस होते हैं वह सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। साथ ही क्या होता है, साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ 2/2 सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। थोड़ा हम और से समझ लें। देखिए इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो करंट जो आपका है, करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, करंट मूव करता है कैथोड टू एनोड। ये ध्यान रखिए, मैंने एरो लगा दिया है, ये क्या है, कैथोड टू एनोड। ये ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड और करंट उसका जस्ट अपोजिट मूव करता है, तो इधर करंट मूव करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सर्किट कंप्लीट है बेटा। ये फिगर आपके जहन में होना चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हर चीज आपको पता रहेगी, क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया। तो बेटा आपको तीनों इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइट जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको आपको मेनली ध्यान रखना है। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट कौन, KCl, KNO3, NH4NO3। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, मैंने इसको NO3 लिख रखा है, किसी को मुझे रखा है, लेकिन होता क्या है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी के ज्यादा रिलेवेंट माने जाते हैं किसी विशेष आंसर। तो ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट आपके एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में दिया है, इसलिए आपको तीनों याद रखना है, KCl, KNO3, NH4NO3। क्योंकि ऑप्शन जो होता है क्वेश्चन जहां से कॉपी करते हैं बेटा, वहां से वो उसी आंसर को रिलेवेंट मानते हैं। तो आप जब क्लेम भी करेंगे तो आपको रिलेवेंट बुक से मांगा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है KCl, KNO3 और NH4NO3। ठीक, NaNO3 यूज किया जाता है, लेकिन वो कुछ ही बुक में दे रखा है, तो इसलिए आप उसको जो है ध्यान मत रखिएगा उतना, बाकी इन तीनों को याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं
कुछ ऑब्जर्वेशन की, कि आपको ऑब्जर्व क्या हुआ, थोड़ा इसका भी ध्यान रखा है कि ऑब्जर्वेशन होता है, इस पर भी बात ध्यान रखनी है। क्या क्या होता है, पहला क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs from एनोड टू कैथोड। कोई दिक्कत नहीं बेटा। जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा था, वो इलेक्ट्रॉन वायर के सहायता से कहाँ जाता है, कैथोड के पास। ठीक, एंड करंट फ्लो occurs from कैथोड टू एनोड, और करंट फ्लो का कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इन एनोड solution increases and concentration of copper ion in cathode solution डिक्रीजेस। बट होगा क्या, क्योंकि आपका जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका एनोडिक सोल्यूशन है उसमें Zn+2 की मात्रा बढ़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन वायर की सहायता से कैथोड पर जा रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सल्फेट से जो copper+2 है वह कॉपर पर डिपॉजिट हो रहा है। तो जो कैथोडिक सोल्यूशन है उसमें से copper+2 का कंसंट्रेशन घटेगा, और एनोडिक सोल्यूशन में जिंक+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कॉपर वाला ऑब्जर्व भी होता है क्योंकि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी सोल्यूशन का ब्लू कलर क्या होगा, वह लाइट होने लगेगा। क्या होगा, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू होने लगेगा, कलर क्या होगा, फीका पड़ने लगेगा। फीका पड़ने का मतलब है कि सोल्यूशन से copper+2 आयन की संख्या डिक्रीज हो रही है। ओके, ठीक। अगला क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, मास ऑफ जिंक रॉड decreases and mass of copper rod increases। अगला क्या बेटा, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। सीधी बात है, जिंक बेटा क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, धीरे धीरे जो जिंक की रॉड है वो डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि वो उसमें से क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और जबकि कॉपर साइड में क्या हो रहा है, नहीं जो आपका कैथोड है वहां क्या हो रहा है, वहां कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर की रॉड का वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, और जबकि जिंक की रॉड का मास डिक्रीज हो रहा है। कहा है जिंक डिसॉल्व हो रहा है, जिंक की रॉड डिसॉल्व हो रही है, और कॉपर की रॉड पर डिपोजिशन हो रहा है। ओके, कॉपी कर लिया इसको, फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस करें। इधर कॉपी कर लिया। फिर इसे तो हो गया आपका सेल। अब इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल की, किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला टर्म होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है भाई पोटेंशियल, a potential difference develop between
a potential difference developed between the electrode and electrolyte is called electrode potential. यह वह पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होने वाला पोटेंशियल क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इसी के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहीं से हम लोग सेल पोटेंशियल की बात करेंगे, जिससे आपका क्या हो रहा है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, उसकी बात हम करते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ टर्म यूज करते हैं जो आगे वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से व्हेन कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान समझिए बेटा, व्हेन concentration of all species involved in half cell is unity। हमारा क्या हो, कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, यूनिटी हो, और क्या कंडीशन है, टेम्परेचर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, मतलब 25 डिग्री हो, ठीक है। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कंडीशन क्या बेटा, जब आपका सब स्पीशीज का कंसंट्रेशन यूनिटी हो, टेम्परेचर 25 डिग्री हो, प्रेशर 1 atm हो, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। यदि इसके ये नहीं कंडीशन है, यानी कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, तो वह क्या होता है, वह स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ठीक। अब इसको समझिए थोड़ा अगला पॉइंट। According to IUPAC, IUPAC क्या है बेटा, IUPAC एक संस्था है जो केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर या बाकी जो भी गाइडलाइन है उसको डील करती है। तो IUPAC की चीजें मान्य है, तो IUPAC क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, standard reduction potential are now called standard electrode potential। क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। किसको, आईयूपीएसी ने क्या कहा, देखिए समझिए थोड़ा ध्यान से, जो प्रोसेस होता है वही पोटेंशियल होता है। यदि रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि दिखा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन मुद्दा ये आता है कि वेरिएशन फिर हो जाता है, कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बेस मानता है, कोई रिडक्शन पोटेंशियल को बेस मानता है। तो आईयूपीएसी ने एक फिक्स सिस्टम कर दिया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ओके, किसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है वह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही बनाई गई है, उसके बढ़ते क्रम के हिसाब से। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जो प्रोसेस होगा वही पोटेंशियल होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है, और वही मान के हम लोग चीजें करते हैं। मैं करोगे कॉपी। अब थोड़ा हम समझते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पोटेंशियल है कौन सा नहीं है, ये सब की बातें हम करते हैं कि इसमें ही मेन समस्या आती है। तो आपको मैं बता दूं बेटा, हमेशा मैंने कहा ना कि आप बुक्स में सब दिया रहता है, लेकिन आप रूल एक मानिए, रूल एक मानेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती आपसे नहीं होगी। क्या है बेटा, देखिए जैसे आपको दिखा रहे हैं, प्रोसेस देखिएगा,
बेटा नॉट लिखा होने का मतलब क्या हो गया, नॉट लिखा है, जीरो लिखा है, उसे नॉट बोलते हैं। इसका मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, प्रेशर 1 atm होगा। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखे मुझे बेटा Zn प्लस 2 से Zn, इसका मतलब Zn प्लस 2 से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है रिडक्शन। क्या बेटा, प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। Zn प्लस 2 से इस तरह लिखा मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस 2 से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। ऊपर क्या लगा, नॉट, मतलब ये क्या है, यह ई बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट लगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -0.76 किसके लिए, जिंक के लिए। अब ध्यान दीजिए, इसी को हम प्रोसेस बदल दें, हम इधर लिख रहे हैं इसीलिए, ये ऑब्लिक नहीं बेटा, इसको सेपरेट करने के लिए मैं लिखा है, ऑब्लिक मत समझिएगा। ई नॉट Zn से Zn प्लस 2 होगा, उसका मान होगा 0.76 वोल्ट। ओके, देखिए यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होंगे, अपोजिट साइन होगा, वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होगा। यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था, क्योंकि प्रोसेस का रिडक्शन है, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट, और जिंक का ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 में। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन, तो ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। वो क्या होगा, वह प्लस लिखा नहीं है लेकिन प्लस अंडरस्टूड है, वो प्लस 0.76 वोल्ट, तो दोनों वैल्यू सेम, साइन बदल जाएगा। तो आप कैसे जानेंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसके बॉटम पे जो लिखा होगा रिएक्शन, उससे आप पहचानेंगे कि यह रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको मैं फिर बता दूं, आईयूपीएससी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। हम जो भी सेल रिएक्शन या जो भी सीखेंगे उसी हिसाब से करते हैं। आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। यदि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, कैसे बदलेगा दिया है, जब आपको इस तरह लिखा होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आप उसे कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करना आसान है, बड़ा पॉजिटिव में होगा तो उसका रिडक्शन का नेगेटिव होगा, यदि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखिए अगला, ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाएगा, इसकी वैल्यू थी -0.34 वोल्ट। क्या होती है, 0.34 वोल्ट। और इसी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा Cu से Cu प्लस 2, उसका मान होता है -0.34 वोल्ट। ओके, ठीक है, बात क्लियर है। पढ़ेगी, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको मैंने बताया आईयूपीएससी कहता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानिए और करिए। ठीक है, अब इसमें जो हम नोट लिखवाने जा रहे हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आपको ध्यान रखना है। अब मुद्दा ये है कि आपको यदि सेल दी हुई है, अब उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रोड का, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बिहेव करेगा कैथोड की तरह और कौन बिहेव करेगा एनोड की तरह। तो मैं आपको बता दूं, आपको वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे या रिडक्शन दे, आपको कुछ भी दिया हो, आपको करना है क्या, जो दोनों इलेक्ट्रोड दे रखे हैं उनका आपको देखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि ऑक्सीडेशन दिया उससे कन्वर्ट कर दे, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहती है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जो कि आईपीएससी ने माना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, समझिए क्या है, इलेक्ट्रोड which have higher standard electrode potential, मतलब क्या, standard reduction potential act as cathode।
and reduction occurs at this electrode always. इसी इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा. एंड electrode which have lower standard electrode potential, मतलब standard reduction potential act as anode and oxidation occurs at this electrode always. तो ये बड़ा आसान हुआ. यदि आपको दो इलेक्ट्रोड दिए हैं तो आपको यह कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पर ऑक्सीडेशन होगा या किस पर रिडक्शन होगा, या फिर आगे हम जो आपको फॉर्मूले बताएंगे उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो बेटा देखिए, जिस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वह बिहेव करेगा एज अ कैथोड और वहां होगा रिडक्शन. क्या होगा, रिडक्शन. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वह बिहेव करेगा एज अ कैथोड, वहां होगा रिडक्शन. और जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वह बिहेव करेगा एज अ एनोड और उस पर होगा ऑक्सीडेशन. तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन. भाई सीधी बात है, इसको इस तरह समझिए. भाई दो लोग हैं, दो मित्र हैं. भाई यदि पूछा जाए कि मेरी लेने की इच्छा जो है, मेरे पैसे लेने की इच्छा, भाई इलेक्ट्रॉन का पैसे कैसे बनाता है, मेरी पैसा लेने की इच्छा 5,000 है और मेरा एक फ्रेंड है उसकी इच्छा लेने की 4,000 है. तो भाई सीधी बात है, मेरी इच्छा 5,000 की है तो मैं लूंगा क्योंकि मेरी लेने की इच्छा क्या है, ज़्यादा है, और उसकी 40,000 है तो वो देगा, तो मैं लूंगा और वो मुझे देगा. जिसकी लेने की इच्छा ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, तो जिसकी लेने की इच्छा ज़्यादा होगी वो उस पर होगा रिडक्शन, और जिसकी लेने की इच्छा कम होगी उसका होगा, उस पर होगा ऑक्सीडेशन. कॉपी कर लीजिए, इसको एक दो बार पढ़िएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पहले कॉपी कर लिया. अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा. ओके बेटा, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल. तो पूरे सेल का पोटेंशियल कैसे निकलेगा उसी की बात करते हैं. बेटा भी चल रहा है लेक्चर. हाँ बेटा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, potential difference between two electrode of galvanic cell is called cell potential. क्या कहते हैं उसको, cell potential, and is measured in volt. इसमें करते हैं वोल्ट मेजर करते हैं. ऐसे देखिए बेटा, E नॉट सेल यानी सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या हो, E नॉट सेल इक्वल टू होता है. ऐसा ध्यान रखिए बेटा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. बहुत ध्यान समझिएगा. ये क्या है, ये क्या बेटा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल, और ये भी क्या है, ये भी आपका है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ई सेल क्या, ई नॉट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ई नॉट लेफ्ट माइनस ई नॉट, लेफ्ट नहीं होता, ई नॉट राइट माइनस ना, राइट माइनस लेफ्ट नहीं, तो राइट में क्या था, राइट में था ना आपका कैथोड, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये आपका हो गया ई नॉट सेल। अब हम करें बात फॉर डैनियल सेल की बात करें तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, बोलो, ई नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 से जेड एन। कोई दिक्कत नहीं, ये कितना था, ये था आपका 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये कितना है, ये आएगा आपका प्लस 1.1, ये है ना बेटा, देखिए प्लस 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये 610 एक आंसर का 1.1 वोल्ट आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये अभी रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है और ये अभी रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रोसेस रिडक्शन है, और पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है किसका, कैथोड का, या जो आपके राइट साइड में इलेक्ट्रोड था उसका, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो लेफ्ट साइड में था। कॉपी कर लीजिए, इधर हो गया। हम लोग कुछ कंडीशन डिस्कस करते हैं, एक आध पॉइंट और डिस्कस करते हैं। हो गया इधर, आप देखते हैं हम लोग एक आध डेफिनेशन और हम लोग देख लेते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम करें। इट इज क्या होता है, इट इज cell potential, it is cell potential when no current, it is cell potential when no current is drawn through the, या पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, जब करंट फ्लो नहीं होता है सेल से, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल। अब हम इसमें एक कंडीशन कर रहे हैं डिस्कस, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल बोलते हैं ई एक्सटर्नल इज applied on डैनियल, बटा जो डैनियल सेल है आपका, उस पर यदि हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस होएगा, रिएक्शन होगी नहीं होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि डैनियल सेल बहुत वेल नोन सेल है, आप उसे क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, उसका पोटेंशियल आपको याद रहता, नहीं याद रहेगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे देगा कैथोड एनोड का। आपसे पूछे और आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दे, पूछे कि क्या कंडीशन होगी, सेल रिएक्शन होगी नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में है, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसी का बात करते हैं। उसमें आपका है केस 1, केस फर्स्ट, when EXT मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट से क्या होता है, कम है। 1.1 वोल्ट क्या है, वह
सेल पोटेंशियल है किसका, डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल है क्या 1.1 वोल्ट। ओके, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑन जिंक occurs and reduction of Cu+2 occurs। ओके, यदि आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वह 1.1 वोल्ट जो कि क्या था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था, निकाला हुआ हमने, देखिए उससे कम है, जब क्या हो कम होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा चल रहा था चलता रहेगा, सेल आपकी रिएक्शन चलती रहेगी, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, करंट मूव करेगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर जो आपका +2 आयन है वह रिड्यूस होगा, तो प्रोसेस जैसे चल रही है चलती रहेगी। ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हम क्या करें कि जितना आपका सेल पोटेंशियल उसके बराबर हम दे दें एक्सटर्नल पोटेंशियल, यानी आपका केस 2, कब, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल टू हो जाए 1.1 हो जाए, तब क्या होगा, तब होगा सेल रिएक्शन, बहुत ध्यान समझिए बेटा, सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप हो जाएगी and no flow of current। ओके, ठीक, अगला देखिए केस थर्ड, इस बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सेल आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, बराबर कर देना, वो राइटिंग से कुछ और सुना था, अब ठीक है। अब दूसरा क्या है, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, क्या होगा 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, तब देखिए ध्यान से, सेल रिएक्शन occurs in opposite direction। now cell act as इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बता देता आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जबकि उसमें कहाँ हो रहा था, जिंक से कॉपर हो रहा था, उल्टा हो जाएगा, एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ओके, अगला ज़ैंडन इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर dissolve at कॉपर। तो जो आपकी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी वह इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो गई, कब, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से ज्यादा हो, बाहर से पोटेंशियल ज्यादा लगाएंगे, सीधी बात है रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, बैक मतलब रिवर्स हो जाएगी। तो जो पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पर और रिडक्शन हो रहा था कैथोड पर, उल्टा हो जाएगा, कैथोड पर होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पर होगा रिडक्शन। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट्स आपसे मिस होगा तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके।